नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है जिद्दी। इसे लिखा है शेखर जोशी ने। घर से बाहर निकलते निकलते पांडे जी को कुछ याद आ गया और वह फिर अंदर की ओर लौट गए। मनोरमा रसोई घर में बैठी चावल बीन रही थी। पति को लौटते देखकर कौतूहल से उनकी ओर देखने लगी, जैसे कोई बड़ी रहस्य की बात कह रहे हों। आंखें मिचमिचा ठोड़ी और दायां हाथ थोड़ा आगे बढ़ाकर धीमे खुशामदी स्वर में पांडे जी ने कहा, उसे जरा ठीक से नहला बहला देना। जिसे नहलाने की बात कही जा रही है, स्पष्ट रूप से उसका नाम लेने की जैसे आवश्यकता ही न हो। मनोरमा को झुंझलाते और मन ही मन बड़बड़ाते देखकर 6 वर्ष के निपू ने भी जैसे जान लिया कि राजेंद्र के अलावा और किसके बारे में ऐसी बात हो सकती है। माँ का रुख देखकर नीपू भी एक बात कहने का लोभ संवरण न कर पाया। शायद बहुत देर से वह इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। हड़बड़ाकर बोला, ए अम्मा, अम्मा, राजू ने सारी स्याही दरी पर गिरा दी है। नीपू की गवाही सुनकर मनोरमा ने पति की ओर देखा। आंखों से शिकायत छलकी पड़ रही थी। पांडे जी के पास इन शिकायतों का कोई उत्तर नहीं था। राजेंद्र की सभी गलतियों का उत्तरदायित्व जैसे उन्हीं पर हो। इस प्रकार वे अपराधी की भांति चुप हो गए। बहन की मृत्यु के बाद मातृहीन राजू को अपने परिवार में ले आने के लिए वे ही जिम्मेदार थे। इस जमाने में अपने ही बच्चों को पालना मुश्किल है, दूसरों को क्यों गले लगाते फिरें। यह धारणा मनोरमा की तब थी, आज भी है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए पांडे जी ने कलाई की घड़ी की ओर देखा। गाड़ी का टाइम हो रहा है, मैं स्टेशन जाता हूँ, कहकर वह जल्दी जल्दी चले गए। रसोई घर में बैठे बैठे ही मनोरमा ने आवाज दी, राजेंद्र। आवाज आने पर दूसरे कमरे या उधर दालान में बैठा राजेंद्र उत्तर में कुछ न कहता, सहमा सहमा सा आकर खड़ा हो जाता। यह मनोरमा का नित्य का अनुभव था। कभी कभी उसे राजेंद्र की इस बात पर झल्लाहट भी होती। कितनी ही बार डांट डपट या प्यार से उसे समझाया भी था कि पुकारने पर हाँ तो कह दिया करे, पर न जाने क्यों राजेंद्र कभी पुकार का उत्तर नहीं देता। वैसे ही सहमा सहमा सा आकर सामने खड़ा हो जाता। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने पर भी राजेंद्र नहीं आया तो मनोरमा ने स्वर को यथासंभव मधुर बनाकर पुकारा, राजू। नीपू के लिए प्रतीक्षा असहाय हो गई थी। माँ की आवाज के साथ ही साथ अधीरता से उसने आवाज दी, रजुआ। चुप। मनोरमा ने दीपू को घुड़क दिया। रजुआ नहीं कहते, तुझसे छोटा है क्या राजेंद्र? भैया कहते हैं। लाडले नीपू के लिए माँ के विचारों में यह परिवर्तन अप्रत्याशित था, लेकिन फिर बात उसकी समझ में आ गई। अभी फूफा जी आएंगे, उनके सामने ऐसी बातें करोगे तो वह कहेंगे, देखो कैसा जंगली लड़का है, फिर तुम्हें मिठाई नहीं देंगे। मनोरमा ने उससे भविष्य के लिए सचेत कर दिया। राजू आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मनोरमा ने इस बार फिर राजू को समझाया, देखो बेटे, जब कोई पुकारता है तो हाँ कह देते हैं, पता तो चल जाए कि तुम घर में ही हो। आंखें नीचे किए ही वह मामी का आदेश सुनता रहा। राजेंद्र की उंगलियों में स्याही के दाग देखकर नीपू का मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था। माँ को एक बार फिर उसके अपराध की बात वह याद दिला देना चाहता था, परंतु मुख्य समस्या राजू का नाम लेने की थी। भैया राजू जैसे उसके गले से निकलना ही नहीं चाहता था, और फिर आज माँ का परिवर्तित व्यवहार देखकर वह मन मार कर रह गया। आंगन में परिवार के अन्य बच्चे शोरगुल मचा रहे थे। वह भी उन्हीं के साथ खेलने के लिए निकल गया। नीपू के चले जाने से मनोरमा को राहत मिली। क्या कर रहे थे कमरे में अकेले बैठे बैठे? मनोरमा ने सहज ढंग से पूछा। कुछ नहीं, पढ़ रहा था, झिझकते हुए राजू ने उत्तर दिया। मन की झुंझलाहट को बरबस रोक कर मनोरमा बोली, हर वक्त पढ़ते ही नहीं रहा करते, सब बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, तुम भी हंसा खेला करो। राजू का अनुभव इसके विपरीत था। खेल खेल में लड़ झगड़ कर कोई लड़का जब कभी राजू के विरुद्ध फरियाद लेकर मनोरमा के पास आता तो वह उबल पड़ती। पढ़ने लिखने के नाम पर तो इसे मौत आती है। कल को फेल होगा तो इसके बाप यही तो कहेंगे कि मेरे बेटे से घर का काम कराते रहे होंगे, पास कैसे होता। कई बार ऐसा हुआ
तो बाद में राजू की आदत हो गई कि कॉपी किताबें लेकर कमरे में बैठा रहता और घंटों उसकी पुस्तक का एक ही पृष्ठ खुला रहता। पर यह रहस्य उसका अपना था। जाओ, अच्छी तरह से साबुन लगाकर नहा धो लो। कैसी सूरत बना रखी है, अभी बाबूजी आकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। रसोई घर के बाहर ओसारे में एक और नल लगा था, वहीं एक और चौकोर पत्थर रखकर नहाने की जगह बनाई गई थी। राजू उस ओर जाने लगा तो मनोरमा ने बुला लिया। बेटे, इधर तो आओ, तुम्हारी देह में थोड़ा तेल लगा दूं। कैसे रूखे रूखे हाथ पैर हो गए हैं। अपने पास बुलाकर मनोरमा ने उसके कपड़े उतार दिए। पीतल की कटोरी में तेल लेकर उसने राजू की देह चुपड़ी तो न जाने कब की संचित ममता कंठ से बहने लगी। माँ की याद तो नहीं आती ना। दाएं बाएं सिर हिलाकर राजू ने नकारात्मक उत्तर दे दिया। अम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती थी। राजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। मामी की आकृति जैसे उसकी आंखों के आगे अब क्रमशः धुंधलाती जा रही थी। अम्मा कभी कभी तुम्हें पीटती थी। सिर हिलाकर राजू ने इस बार हामी भरी। और बाबूजी? दोबारा उसी प्रकार सिर हिलाकर राजू ने हामी भरी। मनोरमा ने अपनी दोनों हथेलियों से उसके गाल सहलाते हुए उत्साहित होकर कहा, देखो, मैंने तो तुम्हें आज तक कभी नहीं मारा और तुम्हारे मामा जी तो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, है ना। क्षण भर रुककर फिर सिर हिलाकर राजू ने हामी भर दी, जैसे इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए उसे कुछ सोचना पड़ा हो। मैं तो नीपू, सल्ली, चंदर और तुम्हें कोई फर्क नहीं समझती। मेरे लिए जैसे वे बच्चे हैं वैसे ही तुम भी हो, और बच्चे भी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। उस दिन सल्ली को मैंने मिठाई दी तो कहने लगी राजू के लिए छुपा कर रख दूं। तुम स्कूल चले जाते हो तो नीपू दिन भर तुम्हारा नाम लेता रहता है। मनोरमा की ममता का अंतहीन प्रवाह चलता रहा। राजू की तेल से चिकनी दुबली पतली देह जैसे इस प्रवाह में टिक नहीं पा रही थी। मन प्राण का जोर लगाकर वह इसके वेग से मुक्ति पाने की कामना करने लगा। मामी का इतना अधिक लाड़ प्यार उसके लिए अभूतपूर्व था, अस्वाभाविक था, इसलिए असहाय हो रहा था। उसके शिशु मन ने भी जान लिया कि आज मम्मी इतना लाड़ क्यों प्रदर्शित कर रही थी। एकाएक जैसे कोई भूली बिसरी बात याद आ गई हो, मनोरमा ने पूछा, क्यों रे, वो ईसाइन मास्टरनी तुझे पढ़ाने रोज आती थी क्या। मास्टरनी के बारे में वह पहले भी बीसियों बार राजू से सही प्रश्न कर चुकी थी। कभी कभी पढ़ाती थी, राजू ने उत्तर दिया। और आती भी कभी कभी ही थी क्या। राजू की ओर टकटकी लगाकर मनोरमा ने पूछा। नहीं, आती तो रोज ही थी, राजू बोला। तेरे बाबूजी को वह क्या नाम लेकर बुलाती थी रे। दाएं हाथ की तर्जनी अपने गाल पर टिकाकर मनोरमा ने एक प्रश्न किया। मिस्टर शर्मा, धीमे स्वर में राजू ने कहा। मनोरमा कुछ क्षणों के लिए गहरे सोच में पड़ गई। फिर राजू की ठोड़ी ऊपर उठाकर उसने पूछा, वह तेरी नई माँ बन जाएगी तो तू उसके पास जाएगा रे। राजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। मनोरमा स्वयं किन्हीं कल्पनाओं में खो गई। वह उठकर नहाने के लिए चला गया। उसके पिता आने वाले हैं, यह सूचना घर के बच्चों को मिल चुकी थी। नहा धोकर जब वह आंगन में आया तो इसी कारण सल्ली, चंदर और नीपू तीनों ही अपनी अपनी ओर से खेल में उसका पक्ष लेने लगे। परंतु यह सहयोग अधिक देर तक नहीं चल पाया। किसी बात को लेकर सल्ली ने राजू का विरोध किया तो चंदर ने जीवन में पहली बार राजू का पक्ष लेकर सल्ली पर आक्रमण कर दिया। हो हल्ला सुनकर मनोरमा ओसारे में आई तो यह देखकर झल्ला उठी कि राजू के मुकाबले में उसके तीनों बच्चे भिखमंगों से दिखाई दे रहे थे। अब उन्हें भी नहलाना आवश्यक हो गया था, परंतु रसोई घर का सारा काम अधूरा पड़ा था। मन की खींच बच्चों के शरीर पर उतार कर उसने उन्हें नल के नीचे बिठा दिया। यूं हर रोज ही बच्चों का लड़ाई झगड़ा, जिद मनुहार चलता था। आज राजू को लेकर कोई बात होती तो मनोरमा उसे राजू के पक्ष में ही सुलझाने का प्रयत्न करती। नहा चुकने पर चंदर अपनी निकर के लिए अड़ गया। कोई दूसरी अच्छी निकर धुली न होने के कारण मनोरमा ने उसकी निकर राजू को पहना दी थी। मार पीट और समझाने बुझाने पर भी जब चंदर नहीं माना तो मनोरमा परेशान हो गई। हार कर उसे राजू से अनुरोध करना पड़ा, दे दो राजू, इस कलमुही की निकर इसे दे दो, तुम तो समझदार हो, लो पहन लो, कोई खराब तो नहीं है ना। यह निकर अधिक मैली तो न थी, लेकिन दोनों ओर जेब के स्थानों पर उसमें सिलाई की हुई थी। चंद्र का विरोध इसी बात पर था, परंतु राजू ने उस निक्कर को लेने में कोई विरोध नहीं किया। मामी के हाथ से निक्कर लेकर वह अपनी निक्कर बदल लाया। मनोरमा ने अपने बच्चों को पहले ही समझा दिया था कि फूफा के आने पर वे उन्हें प्रणाम करें, परंतु तांगा दरवाजे पर आकर रुका तो केवल नीपू ही दौड़कर तांगे तक पहुंचा।
सल्ली और चंदर खिड़की से सटकर उत्सुकतापूर्वक मेहमान को देखने लगे। राजू खिड़की पर भी नहीं था। घनश्याम बाबू को साथ ले कमरे में पहुंचकर पांडे जी ने बच्चों को आवाज दी। सकुचाते शर्माते उनके दोनों बच्चों ने कमरे में प्रवेश किया। राजू के लिए दोबारा आवाज देनी पड़ी। बहुत दिनों बाद पराए घर में पिता से मिलने में जैसे उसे अपार संकोच हो रहा था। स्वयं पांडे जी को बाहर के कमरे में जाकर उसे अपने साथ लाना पड़ा। संकोच और घबराहट से दबा दबा सा वह पिता के पास आकर खड़ा हो गया। सल्ली और चंदर अपने शरीर की प्रत्येक मुद्रा को अधिकाधिक सौम्य बनाने का अस्वाभाविक प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन निपू का ध्यान फूफा के सामान के साथ रखी हुई टोकरी की ओर लगा हुआ था। पांडे जी उन्हें बच्चों के साथ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। राजू को अपनी बाहों में भरकर उससे जी भर बातें करने को पिता का मन ललचा रहा था, परंतु अन्य बच्चों की उपस्थिति में ऐसा नहीं कर पाए। बच्चों से इधर उधर की बातें करते हुए वह राजू के सिर पर हाथ फेरते रहे। उन्हें लगा कि राजू का शरीर इस बीच अधिक दुर्बल हो गया है। बीमार तो नहीं हो गए थे? पिता ने पूछा। सिर हिलाकर हल्के धीमे स्वर में राजू ने उहुक कह दिया। उसकी अस्वस्थता का अन्य कोई कारण अनुमान करना उचित नहीं था। वह चुप हो रहे। निपू के मन की बात घनश्याम बाबू ने ताड़ ली थी। मिठाई की टोकरी खोलकर उन्होंने चारों बच्चों के हाथों में एक एक लड्डू रख दिया और राजू तथा सल्ली के हाथों टोकरी अंदर भिजवा दी। सल्ली टोकरी कमरे में रखते ही अपना लड्डू खाने लगी। उस समय उसके मुख पर वैसी ही तृप्ति झलक रही थी जैसे कई दिनों के भूखे आदमी को पत्तल भर भोजन पा जाने पर होती है। अपने बच्चों की यह चटोरी हरकत देखकर मनोरमा ने झिड़की दी। खाना तैयार हो गया है, लड्डू मिठाई बाद में नहीं खा सकते? तनिक असावधानी के कारण मनोरमा इस बार अपना स्वर धीमा करना भूल गई थी। दूसरे कमरे में बैठे हुए घनश्याम बाबू तक ये आवाज पहुंच गई। राजू भी अपना लड्डू मुंह में रखने ही वाला था, परंतु झिड़की पड़ते देखकर कमरे में वापस आकर उसे अलमारी में रखा गया। घनश्याम बाबू ने देखा, परंतु संकोचवश वह राजू से लड्डू खा लेने के लिए नहीं कह पाए। सल्ली अभी भुकुर भुकुर लड्डू खाए जा रही थी। भोजन का समय हो रहा था। नहा धोकर घनश्याम बाबू कमरे में बैठे ही थे कि पांडे जी आकर उन्हें रसोई घर की ओर लिवा ले चले। मनोरमा सामान्य दिनों की अपेक्षा आज अधिक उजली धोती पहनकर छोटा सा घूंघट निकाले चौके में बैठी भोजन परोस रही थी। घनश्याम बाबू की नज़र एकाएक रसोई घर के कोने में रूठ कर बैठे हुए नीपू पर पड़ी। नीपू जी आज रूठे हुए हैं क्या? जैसे बात चलाने के लिए घनश्याम बाबू ने कहा। बड़ा जिद्दी हो गया है, कहकर पांडे जी ने उपेक्षा से नीपू की ओर देखा, जो मेहमान की उपस्थिति में अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए और भी अधिक गंभीरता अपने चेहरे पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। घनश्याम बाबू को जैसे मनोरमा और पांडे जी के एहसानों का ऋण चुकाने का उचित अवसर मिल गया हो। चिकने स्वर में बोले, बच्चे तो जिद्दी हो ही जाते हैं जी, यह राजू ही क्या कम था? आप लोगों को तो खूब परेशान करता होगा, क्या बताऊं। पश्चाताप करने का सा भाव उसके चेहरे पर तैरने लगा। एक बार इसकी माँ कहीं कथा सुनाने गई थी। यह सोता हुआ था, इसे भी गोदी में ले गई। वहाँ कथा के बीच से कहीं लाट साहब की आंख खुली तो पानी की फरमाइश करने लगे। उन्होंने गिलास में पानी दिया तो आप अड़ गई कि अपने ही गिलास में पिएंगे। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन आप कहाँ मानने वाले थे। हार कर कथा अधूरी छोड़कर घर आना पड़ा। ऐसे थे ये साहब। इसी जिद्दीपन के कारण बचपन में बड़ी मार पड़ती थी इन पर, कहकर वात्सल्य भरी आंखों से वह राजू की ओर देखने लगे। संकुचित होकर उसने पलकें झुका ली थीं। चंदर और सल्ली आश्चर्य से कभी राजू और कभी फूफा की ओर देख रहे थे, जिसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजू भी कभी इतना जिद्दी रहा होगा। नीपू ने इस बार लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने आगे रखे हुए गिलास में ठोकर मार दी। गिलास लुढ़कता हुआ एक ओर निकल गया। पांडे जी अपनी झल्लाहट न रोक पाए। क्या मांग रहा है वह, दे क्यों नहीं देती? मनोरमा की ओर देखकर उन्होंने तीखे स्वर में कहा। एक हाथ से घूंघट से ओट करके मनोरमा ने नीपू को पुचकारता मनाया, आंखें दिखाई, पर वह अपनी बात पर अड़ा ही रहा। पांडे जी फिर झल्लाए, क्या चाहिए इसे? बाबूजी, भैया छोटी थाली में खाना मांग रहा है। चंदर ने उत्सुकतापूर्वक सूचना दे दी। पांडे जी कुछ कहते कहते एकाएक रुक गए। घर में थालियों की कमी थी। पीतल की एक थाली में चंदर और सल्ली के लिए 7 भोजन परोसा गया था। पांडे जी और घनश्याम बाबू के लिए रखी गई थालियों के अलावा 2 छोटी थालियां और थीं।
इन्हीं में से कांसे की एक अच्छी चमकदार छोटी थाली थी जो राजू के सामान के साथ आई थी। दूसरी थाली पीतल की थी जो पुराने होने के कारण जगह जगह पिचक गई थी और उसका निचला भाग कुबड़ की तरह बाहर निकल आया था। अन्य दिनों भोजन के समय नीपू ही कांसे की थाली को अपना लिया करता था, परंतु आज मनोरमा ने राजू के लिए वह थाली रख छोड़ी थी। छोटी थाली में भोजन परोसकर मनोरमा राजेंद्र के आगे रखी रही थी कि नीपू ने आगे बढ़कर उसे हथियाने की चेष्टा की। मनोरमा ने आंखें दिखाकर उसे धमकाया, परंतु वह हट करता रहा। राजेंद्र थाली में से रोटी का कौर तोड़ने ही वाला था कि घनश्याम बाबू ने पुचकार कर कहा, दे दो बेटा, बेटा नीपू को दे दो, तुम्हारा छोटा भाई है। राजेंद्र मात्र क्षण भर के लिए झिझका, परंतु फिर उसने थाली नीपू की ओर बढ़ा दी। मनोरमा ने कुबड़ी थाली उसे दे दी। खाना खा चुकने पर घनश्याम बाबू ने बच्चों को अपने पास बुलाकर अपना ट्रंक खोला। डिब्बों में रंग बिरंगे खिलौने भरे हुए थे। चंदर, सली और नीपू की झिझक अब तक खत्म हो चुकी थी। अपनी अपनी पसंद के खिलौने छांटने में उन्होंने बीसियों बार एक दूसरे से अदला बदली की, परंतु राजू को जो खिलौना एक बार दे दिए गए उन्हीं को लेकर वो अपनी किताबों की ताक पर रखाया। घनश्याम बाबू शाम की गाड़ी से लौटकर जाने वाले थे। किसी जरूरी काम के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा था। लौटती बार राजू को देखने के लिए रास्ते में रुक गए। पांडे जी ने 2-4 दिन और रुकने का उनसे आग्रह किया, परंतु नौकरी की झंझटों के कारण उन्हें रुकने की सुविधा न थी। ज्यों-ज्यों शाम निकट आ रही थी, त्यों-त्यों उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मामा के घर में राजू का मन नहीं लग रहा है, यह वे अपनी आंखों से देख चुके थे, परंतु राजू को अपने साथ भी वे ले नहीं जाना चाहते थे। अफवाहों के आधार पर मनोरमा ने ईसाइन मास्टरनी के प्रति जो आशंका की थी वह निर्मूल नहीं थी। विदाई के समय राजू भी उनके साथ चलने की जिद करने लगा तो वह क्या करेंगे, यही बात उनके लिए समस्या बन गई थी। धीरे धीरे शाम घिरने लगी, सड़कों पर बत्तियां जल गईं। पांडे जी घड़ी की ओर देखकर घनश्याम बाबू का सामान तैयार करने लगे। राजू को पास बुलाकर समझाने बुझाने का साहस घनश्याम बाबू में नहीं हो रहा था। उससे आंखें मिलाने में जैसे वह झिझक रहे थे। चंदर द्वार पर ही तांगा बुलाकर ले आया था। घनश्याम बाबू का सामान तांगे पर रख दिया गया। सली और चंदर ने पिता का आदेश पाकर पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। झिझकते हुए राजू के सर पर हाथ रखकर घनश्याम बाबू ने कहा, तुम खूब मन लगाकर पढ़ना बेटा, अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाओ तो तुम्हें इनाम देंगे। परंतु उनकी आशंकाओं के विपरीत राजू मौन रहा। उसने न साथ चलने की जिद की और न रोया ही। गुमसुम बुत सा बना वह हर बात पर धीमे से सिर हिला देता रहा। गली के मोड़ पर पहुंचने तक घनश्याम बाबू की आंखें राजू पर लगी रहीं। सल्ली, चंदर और नीपू के पीछे पीछे सर झुकाए धीमी चाल से वह घर की ओर चला जा रहा था। धन्यवाद।